ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में पहले अपन जो होमवर्क था उसमें जो डाउट्स आपने पूछे हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर अपन आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखेंगे। तो जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं वो है आपका बिगिनर्स बॉक्स 6 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो उसका थर्ड क्वेश्चन है, ये तो क्लास में कराया था, ऐसा ही कराया था, मतलब 1/x log x dx, है ना। मैंने क्या कहा था, ऐसे फंक्शन को t मानते हैं जिसका डेरिवेटिव इनटू dx लिखा मिल जाए। तो देखो ध्यान से, अगर मैं log x को t मान लूं, t इज इक्वल टू, अगर मैं log x मान लूं जो कि ln x होता है, तो dt इज इक्वल टू आएगा 1/x dx, है ना। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं log x को t मानूं तो dt उसके अलावा लिखा हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो सॉल्व होके बन गया dt dx बाय x को dt लिख दिया अपॉन t, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है ln t, log t या ln t, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, और t की वैल्यू क्या है, log x, तो ये ln ऑफ ln x बन गया। क्या बन गया, ln ऑफ ln x, है ना। मैंने क्या कहा था, सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, किसी ऐसे फंक्शन को t मानते हैं जिसका डेरिवेटिव मुझे वहीं दिख रहा हो। तो मुझे दिख रहा था, अगर मैं log x को t मान लूं तो dt वहां लिखा हुआ है, तो मैंने log x को t मान लिया, तो बन गया dt अपॉन t, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन आएगा ln t प्लस कांस्टेंट, तो ये आ गया ln ऑफ ln x। आपके आंसर में आपने शायद यहाँ देखा होगा कि इसमें मॉड लगा हुआ है, वो इसलिए है क्योंकि log के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मॉड उस रीजन से। फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा ये साइन कॉस वाला था क्या, साइन स्क्वायर कॉस थीटा। फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू dx। वापस सोचिए, अगर मैं साइन थीटा को t मान लूं तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, तो वो लिखा हुआ है। तो अगर मैं t इज इक्वल टू साइन थीटा मान लूं, है ना, तो dt होगा, सॉरी साइन थीटा नहीं, साइन x है, वही साइन थीटा नहीं है, साइन x है ना। अगर मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स ऐसा लिखा हुआ है, अगर मैं t इक्वल टू साइन x मान लूं तो dt इक्वल टू होगा cos x dx। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा साइन x को t, तो ये हो गया t स्क्वायर इंटू ये cos x dx को क्या लिख सकता हूँ, dt। तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट, t क्यूब मतलब साइन क्यूब, है ना, तो साइन क्यूब x बाय 3 प्लस कांस्टेंट, ये रहा आंसर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना आगे चलेंगे 1 मिनट का। ठीक है, जैसे इस थर्ड के फर्स्ट सवाल में भी क्या था कि डिनोमिनेटर में x प्लस कॉस एक्स था, इसको मैं अगर पूरे को t मान लूं तो x प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स dx, जो ऊपर dt के फॉर्म में लिखा हुआ है। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, 30 सेकेंड और है, वरना मैं आगे चलूंगा आज के लेक्चर में। किसी को और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। वैसे इसी में पूछने वाले थे सवाल, तुम जो भी पूछते बाय पार्ट्स के ही पूछते, मुझे पता था, सॉरी ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के ही पूछते, और तुम कुछ पूछोगे नहीं, मुझे पता है। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो अपन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सीख चुके हैं, जिसमें अपन साथ में कांस्टेंट लिख रहे थे। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कांस्टेंट लिख क्यों रहे थे, क्योंकि एक अननोन था, एक कांस्टेंट था जो डिफरेंशिएट करते टाइम गायब हो गया। तो जब हम इंटीग्रेट करके आएंगे तो हमें नहीं पता कि वो कांस्टेंट क्या है, जब तक हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना दी हो। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। आज अपन सीखेंगे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है ना, कि जैसे आपने वो इंटीग्रेट करना सीखा था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी इंटीग्रेट करते हैं। कोई फंक्शन है एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट किया, बस क्या होता है ना, मान लो ये कुछ कैपिटल एफ एक्स आ रहा था और इसकी लिमिट्स दी होती हैं
इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक, है ना। कोई फंक्शन है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, है ना। लोअर लिमिट मतलब मान लो इनिशियल वैल्यू, एक तरीके से जहां से वैल्यू स्टार्ट हुई, जब अपन क्वेश्चंस करने जाएंगे आगे, मतलब जहां अपन कैलकुलस यूज करेंगे, वहां लोअर लिमिट का मतलब होगा इस तरह के स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से, इनिशियल वैल्यू, और इसको कहते हैं कैलकुलस में अपर लिमिट। और जब अपन इसको फिजिक्स में आगे यूज करेंगे तो वहां ये होगा फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल से फाइनल तक, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, इसको इंटीग्रेट किया। तो मान लो ये जो एफ एक्स फंक्शन है ना, कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स की पावर एन, कुछ भी हो सकता है, ये इंटीग्रेट होके आया आपका एफ ऑफ कैपिटल एफ एक्स। मान लेते हैं स्मॉल एफ एक्स इंटीग्रेट होके आया कैपिटल एफ एक्स, जैसे कॉस एक्स को इंटीग्रेट किया तो आया साइन एक्स, तो वो लिख लिया। फिर साथ में क्या करेंगे ना, ऐसे लिखने का मेथड है, बहुत लोग बहुत तरीके से लिखते हैं, ऐसे बगल में एक लाइन खींच के ऐसे लिख देना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अभी सिर्फ इंटीग्रेट किया है, अभी लिमिट नहीं रखी। अभी तक आपने जैसे इंटीग्रेट करना सीखा है वैसे इंटीग्रेट किया है, अभी कोई लिमिट नहीं रखी है। और अब क्या करना, ये जो फंक्शन बना इसमें पहले अपर लिमिट रखना, है ना, मतलब कैपिटल एफ बी, पहले अपर लिमिट रखना, माइनस फिर लोअर लिमिट रखना, है ना। मतलब फंक्शन में x की जगह पहले अपर लिमिट, माइनस फिर x की जगह लोअर लिमिट। मतलब फंक्शन में दो बार वैल्यूज रखनी है, एक बार अपर लिमिट के साथ और एक बार लोअर लिमिट के साथ। और इसमें कोई कांस्टेंट नहीं आता है, क्यों नहीं आता भी बताऊंगा, ठीक है। अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, फिर समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं आपसे कहा जाए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3, यहां से यहां तक। कई बार सिर्फ 2 से 3 लिखा होगा, उसका मतलब वो x की वैल्यू ही है 2 से 3। तो अपन ने पहली स्टेप क्या सीखी, इसको आपको जैसे डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करना सिखाया है, इंटीग्रेट कर लो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3, ये हुआ इसका इंटीग्रेशन। यहाँ कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं आपने लिख लिया, सर आप तो कहते थे कांस्टेंट लिखो, चलो लिख लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ भी नहीं पता था। बगल में लाइन खींच दी, यहाँ कहां से कहां वैल्यू 2 से 3, है ना। ये काम हो गया। अभी तक आपने कुछ भी नया नहीं किया, सिर्फ 2 से 3 लिखा है साथ में, आपने सिंपल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया है। अब क्या करेंगे, एक बार पहले x की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3 क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट। अभी क्या किया, मैंने अपर लिमिट रख दी, मतलब अपर लिमिट रखने का मतलब जो इंटीग्रेट होके फंक्शन आया उसमें x की वैल्यू 3 रख दी, बीच में एक माइनस का साइन। अब लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट मतलब x की वैल्यू 2, तो 2 क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट, है ना। देखो यही किया था, पहले x इक्वल टू बी रखा, फिर माइनस, फिर x इक्वल टू ए रखा, तो यहाँ भी पहले अपर लिमिट रखी, माइनस लोअर लिमिट। अब आप ध्यान से देखिए, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे ना, तो ये कांस्टेंट कैंसिल होगा, है ना। इसीलिए नहीं लिखते, क्योंकि ये चेंज है, कैंसिल हो जाता है, जो इनिशियल कांस्टेंट की वैल्यू है वो कैंसिल हो जाती है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो गया, 27/3 मतलब 9 माइनस 8/3, तो 27 माइनस 8 19/3, ये रही इसकी वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स 2 से 3 तक, है ना। स्टेप समझो, पहले क्या किया, सिंपल उसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर दिया, तो वो आ गया एक्स क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आगे से नहीं लिखूंगा क्योंकि हर बार ये कैंसिल होगा। ये लोअर लिमिट में भी आएगा, ये अपर लिमिट में भी आएगा, जब माइनस करेंगे तो हमेशा कैंसिल होगा, तो इसको आगे से अपन नहीं लिखेंगे। सिंपल डेफिनेट इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया, पहले अपर लिमिट रखी फंक्शन में x की जगह, माइनस फिर उसी फंक्शन में लोअर लिमिट रखी। एक एग्जांपल और करूंगा, है ना, मैं उसके बाद आपको दूंगा करने। इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, और मान लेते हैं x की वैल्यू 0 से π/2, सिर्फ 0 से π/2 लिखा होता है ना, इसका मतलब वो x की वैल्यू ही है। पहली स्टेप क्या, इंटीग्रेट कर लो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस एक्स,
बगल में एक लाइन खींच लो। बहुत लोग लाइन खींचते हैं, बहुत लोग ब्रैकेट बनाते हैं, उसको ऐसा रूल नहीं है, मैं लाइन खींचता हूँ, है ना। यहाँ लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2 कर दिया। अभी तक कुछ भी नया नहीं किया है, सिंपल इंटीग्रेट किया है, सब साथ में बस लिमिट्स लिखी हैं। अब लिमिट्स रख दो, अपर लिमिट रखो तो माइनस कॉस π/2, है ना। क्या किया, x की जगह π/2 रख दिया, माइनस ये कौन सा माइनस, लिमिट वाला। और अब ये इंटीग्रेशन का फिर से माइनस, माइनस कॉस 0, अपर लिमिट मतलब x की जगह π/2 माइनस लोअर लिमिट मतलब x की जगह 0। cos π/2 0 होता है तो ये हो गया 0, माइनस 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 प्लस cos 0 1 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो अपने को इंटीग्रेट करना आ चुका है, अब अपने को बस लिमिट्स रखनी है। लिमिट्स रखना मैंने आपको सिखा दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जल्दी से नोट कीजिए, किसी को कोई डाउट है तो चैट पे या अनम्यूट करके। आई होप सबने लिख लिया है। 10 सेकेंड और दे रहा हूँ, कोई लिख रहा हो तो लिख लो। चलिए आगे चलते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, कैलकुलेट फॉलोइंग। इन सब की वैल्यूज निकालनी है ना। इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 8। सेकेंड इंटीग्रेशन cos x dx 5/4 से 3π/4। पीछे जो पढ़ाया है मैंने आज तक सब कुछ यूज होगा इसमें। थर्ड इंटीग्रेशन e raised to the power x dx 0 से 1। चौथा इंटीग्रेशन e raised to the power minus x dx 0 से इंफिनिटी। और पांचवा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx 0 से पाई। ये पांचों सॉल्व कीजिए। आंसर चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, अपने पास सॉल्व करके रखिए। बेकार उतनी मेहनत नहीं करनी है। मैं 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके सॉल्व। सब लोग सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेट करना सिखा चुका हूँ, बस लिमिट्स रखनी है। लिमिट्स रखना मैंने सिखा दिया। पहले फंक्शन में अपर लिमिट रखते हैं माइनस, फिर उसके बाद लोअर लिमिट। चलिए मैं एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। एक दो क्वेश्चंस में आपने गलती की होगी, क्योंकि मैंने गलती करवाने के लिए ही दिया था। पहला रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो रूट एक्स होता है x की पावर 1/2। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, मतलब ये बनेगा 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2। अब इसमें लिमिट्स रखनी है 1 से 8 तक, है ना। 2/3 तो बाहर निकाल लो, है ना। x की जगह 8 रखेंगे पहले, 8 मतलब ऐसा 8 रख दिया, 8 की पावर 3/2 माइनस कितना बना, x की जगह 1 रखा, मतलब ये 2/3 बचा। 8 की पावर 3/2, तो उसको कुछ खास ऐसा लिख नहीं सकते, ऐसे ही रहने दो। तो उसको चाहे तो अपन लिख सकते हैं 4 इंटू 2 करके, तो 4 है तो 8 की पावर 3/2 कैलकुलेट कर सकते हो। 8 की पावर 3/2
इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 2 की पावर 3/2। कैलकुलेट क्या, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये 4 की पावर 3/2 है और इंटू 2 की पावर 3/2 है, तो 4 की पावर 3/2 मतलब 8। 8 इंटू 2 की पावर 3/2 ये बनेगा, 8 इंटू 8 की पावर 1/2। हाँ यही बनेगा ना, ठीक है। सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, बाकी ऐसे रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने की बात आई तो कर सकते हैं। अगला है cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x, कोई माइनस का साइन नहीं, π/4 से 3π/4। अब लिमिट्स रखेंगे, ये बचेगा sin 3π/4 माइनस sin π/4। sin 3π/4 मतलब sin 135 डिग्री, sin 135 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, पॉजिटिव होता है। sin π/4 भी होता है 1/√2, तो इसका आंसर आ गया 0। ये तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, ex dx। ex का इंटीग्रेशन तो ex ही होता है ना। इसकी लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। ये बचेगा e1 माइनस e0। ध्यान रखना, बहुत से लोगों ने e की पावर 0 को 0 कर दिया होगा। e की पावर 0 1 होता है, याद रहे। बहुत से लोगों ने इसको e आंसर लाए होंगे। e की पावर 0 0 नहीं होता है, e की पावर 0 1 होता है। किसी की भी पावर 0 1 ही होती है ना। पांचवा में अभी यहाँ से हटा दे रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगा। साइन स्क्वायर एक्स था ना, ठीक है। ये ध्यान से देखना, फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या कहा गया है, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स अपॉन -1, मतलब माइनस e की पावर एक्स। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से इंफिनिटी तक। ध्यान से देखना अभी। अब मैं लिमिट्स रख रहा हूँ, x की जगह इंफिनिटी, तो माइनस e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e रेज टू पावर 0। e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या होगी बेटा, e की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 2.71 है ना। e की वैल्यू कितनी बताई थी, 2.71, ये 72 के लगभग आती है। मतलब e की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। तो अगर मैं e रेज टू द पावर इंफिनिटी कैलकुलेट करूं तो ये तो टेंडिंग टू इंफिनिटी आएगा। और अगर मैं e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी कैलकुलेट करूं, मतलब 1 अपॉन e रेज टू पावर इंफिनिटी, तो ये 0 आएगा, है ना। तो e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये टर्म है 0 माइनस माइनस प्लस e की पावर 0 मतलब 1। तो इसका आंसर आ रहा है 1, है ना। इसमें मैंने आपको एक्सपोनेंशियल में लिमिट्स रखने का बताया है, पता सबको होता है, बट वो यहाँ यूज करने में मिस्टेक हो जाती है। इस पेज में जो लिखे हुए हैं उनमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। 30 सेकेंड और दे रहा हूँ, जिनको लिखना है लिख लीजिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन दिया था वो ये था, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से पाई था, है ना। मैंने इसको चेंज करना सिखाया था आपको कि cos 2x को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x बाई 2, ऐसे करके इसको लिखना सिखाया था, 1 माइनस cos 2x बाई 2, है ना। इंटीग्रेशन, अभी भी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, अभी तो बस लिखा है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो इंटीग्रेशन में बचेगा ये x बाई 2 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2, तो ये बच जाएगा sin 2x बाई, एक 2 पहले भी था 4,
और अब इसकी लिमिट रखनी है अपने को 0 से पाई तक, है ना। तो पहले तो पाई रखो वैल्यू, तो ये बचेगा पाई बाई 2 माइनस साइन 2 पाई बाई 4। ये अपर लिमिट रखी, लोअर लिमिट, तो ये भी 0 और ये भी 0, दोनों टर्म 0, तो वो टर्म ही हट गई। तो ये बचा पाई बाई 2 माइनस साइन 2 पाई बाई 4, साइन 2 पाई साइन 0, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, तो 360 डिग्री मतलब 0 डिग्री, तो दिस टर्म इज 0। द आंसर इज 5/2। तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से पाई तक आएगा पाई बाई 2, है ना। यहां तक तो मैं कल ही सिखा चुका हूं, आज सिर्फ वैल्यूज रखनी बताइए। पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, जल्दी नोट कीजिए। अब इसका एक यूज है, वो है एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ, 2 पाई को 360 क्यों रखें, रखो ना, क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने दिया पाई के टर्म में, एक ही बात है, 2 पाई या 360 कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन 360 भी 0 ही होता है ना। साइन 2 पाई लिखें या साइन 360 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलस में एंगल्स पाई में ही दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड है ये, है ना। क्या कह रहा था मैं, एरिया अंडर कर्व, मतलब मैं आपको कह रहा हूं ये कि आपको साइन 2 पाई लिखा दिखे, इसका मतलब आपको उसको 360 लिखने की आदत नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि साइन 360 है। कल को आपको साइन पाई बाई 2 लिखा मिले, इसका मतलब आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि साइन 90 है, तो अगर साइन 90 1 होता है तो साइन पाई बाई 2 भी 1 होगा। अपन अब उसको बार बार चेंज नहीं करेंगे, वो स्टार्टिंग में जब डिग्री रेडियन चेंज करना सिखाया तब सीख लिया, अब उसको बार बार ऐसा चेंज नहीं करेंगे, है ना। ये मान लो एक y और x एक्सिस के बीच एक ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव का मतलब होता है y और x के बीच के ग्राफ का स्लोप, dy बाई dx क्या दिखाता है, उस ग्राफ का स्लोप, है ना। तो इंटीग्रेशन y dx क्या दिखाता है, ध्यान से सुनना। मैं क्या करता हूं ना, एक पार्टिकुलर x पे जाता हूं, dx क्या था, मैंने आपको बताया था डेल्टा x बहुत ही छोटा होता है, तो उसे dx कहते हैं। तो मैं यहां से ना x डिस्टेंस पे गया, x किसी कोऑर्डिनेट पे गया, और मैंने एक dx का छोटा सा एलिमेंट लिया, एलिमेंट मतलब एक छोटी सी स्ट्रिप मान लो, ये dx है, dx यही तो है, छोटा सा गैप, है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि y dx क्या दिखाता है, y dx, है ना, कोई फंक्शन है y मान लो, y क्या है, फंक्शन y इक्वल टू fx, है ना, y एक फंक्शन है, तो y dx क्या दिखाएगा, तो आप जब बेटा इस फंक्शन में x की वैल्यू x रखोगे तो आपको ये y मिलेगा, इस पार्टिकुलर x पे y की वैल्यू, तो y dx मतलब एक तरह से ये हाइट मल्टीप्लाइड बाय ये विड्थ, y इंटू डी एक्स क्या है, y है y एक्सिस वाली वैल्यू और dx है इस स्ट्रिप की थिकनेस, तो y dx जो होता है ना, ये दिखाता है एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। मैंने एक छोटी पतली सी स्ट्रिप बनाई है, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, ये स्ट्रिप कितनी पतली है, उतनी ही पतली जितनी जितनी पतली आप सोच सकते हो उससे भी कम पतली, मतलब ये ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल बनेगा, ये ऑलमोस्ट जो ये हल्का सा ये कर्व है ना, ये ऑलमोस्ट इतना पतला है कि आप इसको ऐसा मानो या आप इसको ऐसा मानो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है ना। तो ये जो y dx दिखाता है, ये दिखाता है इस स्ट्रिप का एरिया, क्या दिखाता है, इस स्ट्रिप का एरिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस ग्राफ के अंदर का टोटल एरिया क्या होगा, मैं पूछूं आपसे ग्राफ के अंदर का एरिया यहां से यहां तक, टोटल एरिया क्या होगा, सुनना ध्यान से। ये मान लो x की वैल्यू यहाँ a है और यहाँ b है, मैं आपसे पूछूं ग्राफ और x एक्सिस के बीच का टोटल एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे सर ना ऐसी ना बहुत सारी स्ट्रिप्स बनाएंगे, ऐसे ही बहुत सारी स्ट्रिप्स बनाएंगे और उन सब का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, सोच के देखो,
मैं आपसे पूछूं ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप बनाओ और उसका एरिया निकाल के ऐड कर दो, तो वो क्या होगा, इस पूरे ग्राफ के अंदर का एरिया कहां से कहां तक, ए से बी तक। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, ऐड करना। तो आपसे मैं पूछूं कि वाई डी एक्स क्या दिखा रहा था, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एलिमेंटल स्ट्रिप। तो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स कहां से कहां तक, x की वैल्यू a से x की वैल्यू b तक। ये क्या दिखाता है, एरिया अंडर कर्व एंड x एक्सिस, कर्व के अंदर का एरिया और x एक्सिस के बीच का एरिया, अंडर नहीं, एरिया बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस, एरिया बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के बीच कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया। क्या कहा मैंने कि मैंने सबसे पहले ये सोचा कि y dx क्या दिखाता है, तो y तो y की वैल्यू और dx क्या है, उस स्ट्रिप की थिकनेस। Realme 7 Pro आप बार बार अनम्यूट हो रहे हो बेटा, इतना तो ध्यान रखो, ठीक है। एक तो अपने नाम से आओ सब लोग, है ना। y dx क्या दिखाता है, y इंटू डी एक्स, तो y क्या है, एक तरह से उस रेक्टेंगल की हाइट मान लो या लेंथ मान लो, और dx क्या है, उसकी थिकनेस। तो y dx क्या दिखाएगा, हमें उस स्ट्रिप का एरिया, y dx क्या दिखाएगा, उस स्ट्रिप का एरिया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी सारी स्ट्रिप का एरिया निकाल के मैं ऐड कर दूं, तो आप कहोगे सर इस कर्व के नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा। तो इस कर्व के नीचे का पूरा एरिया निकल के आएगा इंटीग्रेशन y dx a से b। तो अपन ने एक चीज सीखी, किसी भी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते हैं, dy by dx करते हैं, तो वो देता है किसी ग्राफ का, उसके ग्राफ का स्लोप। और जब उस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं dx के साथ, तो हमें मिलता है उस फंक्शन का की जो इक्वेशन है या उस फंक्शन का जो कर्व है उसका और x एक्सिस के बीच का एरिया। दिस इज द एप्लीकेशन। ये आगे काइनेमेटिक्स वगैरह में यूज भी करेंगे, आगे बहुत जगहों फिजिक्स में यूज करेंगे कि स्लोप क्या दिखाता है, dy by dx, और इंटीग्रेशन से क्या आता है, तो y dx। ये बहुत काम की चीज है कि ग्राफ का स्लोप, स्लोप क्या होता है ग्राफ का, किसी भी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी आता है, dy by dx। और एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, ग्राफ के नीचे का एरिया क्या आता है, तो आता है इंटीग्रेशन y dx, जहां से जहां तक कहा जाए वहां से वहां तक। ये उसकी वैल्यू तो बताता ही है, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये पहचानने में भी हेल्प करेगा। मैं आगे जब काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे इस चीज को यूज करूंगा कि भाई इस ग्राफ का स्लोप होगा दिस अपॉन दिस। तो ये हमें उसकी वैल्यू तो बताएगा ही, स्लोप की वैल्यू तो बताएगा ही, स्लोप का एरिया तो बताएगा ही सही, साथ साथ हमें ये भी बताएगा कि वो दिखाता क्या है। ठीक है, तो उसकी बात वहां करेंगे, थोड़ी सी बात अभी आगे मैं बताऊंगा, है ना। जैसे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन, कल को मान लो आपसे पूछा गया फाइंड द एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन एंड एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला क्वेश्चन आप करना, एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू कुछ भी मान लो 4 मान लो, 1 से 4 तक इस कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले तो अगर आपको बेसिक सी इंफॉर्मेशन हो तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, इसका ग्राफ, है ना। तो प्रैक्टिकली अपन इसका एरिया किसी और मेथड से नहीं निकाल सकते, है ना। हमें क्या बताना है कि x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 4 तक, है ना। दिस इज x इक्वल टू 1 एंड दिस इज x इक्वल टू 4। तो ये एरिया जो मैं शेड कर रहा हूँ, इस एरिया की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जस्ट अभी सीखा है कि सर ये एरिया कैसे निकालेंगे। तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहां से कहां तक, जहां से जहां तक कहा गया है, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक, जहां से जहां तक कहा जाए वहां से वहां तक अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका एरिया।
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक। 1 रखेंगे ये बचेगा 64/3 माइनस, सॉरी 4 रखेंगे तो बनेगा 64/3 माइनस 1 रखेंगे तो ये बनेगा 1/3, तो 63/3 मतलब 21। तो ये जो पैराबोला बना है, ये जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना है, इसके नीचे का एरिया 1 से 4 तक कितना आ रहा है, 21। ठीक, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। फाइंड एरिया बिटवीन y is equal to sin x and x axis from x equal to 0 to x equal to pi। x equal to 0 से x equal to pi के बीच y equal to sin x और x एक्सिस के बीच का एरिया कैलकुलेट करना है। और मैंने इसका ग्राफ आपको बता रखा है, ये y इज इक्वल टू साइन, ग्राफ की जरूरत ऐसे नहीं है उसके लिए, सिर्फ इंटीग्रेट करना है, बट फिर भी थोड़ी फील दिलाने के लिए मैं आपको बता रहा था कि ग्राफ ऐसा होता है साइन एक्स का, है ना। यहाँ वैल्यू +1 होती है, यहाँ वैल्यू -1 होती है, ये पॉइंट 0 होता है, ये पॉइंट π/2 होता है, ये पॉइंट पाई होता है, ये पॉइंट 2 पाई होता है। तो मैंने आपसे जो एरिया पूछा है वो ये वाला एरिया है, और मैंने आपसे कहा था ये सेमी सर्कल नहीं होता। हाँ सोजल सही है, सोजल आपका आंसर सही है। विकास गलत है, प्रियांशु गलत है, लिवांत गलत है। ये एरिया तुम्हें 0 दिख रहा है क्या? हाँ लिवांत अब सही है। इतना नहीं, जो ही गलत है, इतना तो सोचो। ये जो एरिया मैंने लाल कलर से शेड किया है, ये तुम्हें 0 दिख रहा है क्या एरिया? जिनका आंसर 0 आ रहा है वो कैसे आ रहा है, 1 क्यों आ रहा है? अच्छा बेटा cos पाई -1 होता है, मैं थोड़े हिंट दे दूं, cos पाई -1 होता है। लिवांत का आंसर सही है, सोजल का आंसर सही है। विकास का आंसर भी सही है। 30 सेकेंड और दे रहा हूं फिर मैं बता दूंगा। सुरेंद्र, माइनस का साइन जो आया है आपका वो गलत आया है, माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। आपने लिमिट उल्टी रख दी। खुशी, वापस आपने भी वही गलती करी, लिमिट उल्टी रखी है आपने, आंसर माइनस नहीं प्लस आएगा। पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, पहले पाई रखेंगे माइनस फिर रखेंगे। हाँ चलो देखो, तो मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या कहूंगा, एरिया कैलकुलेट करना मतलब मुझे कैलकुलेट करना है वाई एक्सिस पे क्या है, साइन एक्स। तो मुझे साइन एक्स dx कैलकुलेट करना है, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, 0 से पाई तक। लिमिट्स रख दो, क्या है, माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस 0। कॉस पाई -1 होता है, और एक माइनस पहले से है तो ये 1 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया 2। तो इसका एरिया साइन एक्स और एक्स के बीच का एरिया हाफ साइकिल में कितना आता है, +2। सिमिलरली जो ये सेकेंड हाफ है ना, इसका एरिया आएगा -2। दोनों तरफ सिमेट्री होती है, ऊपर एरिया +2 नीचे एरिया -2। तो मैं पूछूं 0 से 2 पाई तक टोटल एरिया क्या होगा, तो 0। मैं आपसे सिंपली पूछूं, देख के बता सकते हैं कि 0 से 2 पाई तक साइन एक्स dx क्या होगा, तो 0। सॉल्व करोगे तो भी 0 आएगा,
क्यों? जितना एरिया पॉजिटिव है उतना एरिया निगेटिव है। मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू ग्राफ से ही देख के बता सकते हैं, पाई से 2 पाई कितना होगा, तो -2। सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा, है ना। पाई से 2 पाई मतलब ये नीचे वाला एरिया, y पॉजिटिव है तो एरिया पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव साइड में है तो एरिया नेगेटिव है। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए, अपना एरिया अंडर द कर्व भी खत्म हुआ। नेक्स्ट यूज, वो भी ऐसा ही मिलता जुलता ही है, एंड दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। एक यूज इंटीग्रेशन का अपन ने क्या सीखा, तो वो था एरिया अंडर द कर्व, दूसरा यूज है इसका एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल। एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन दिया, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन अ गिवन इंटरवल, गिवन इंटरवल। मान लो फंक्शन ये है y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, कोई फंक्शन है, तो इसका गिवन इंटरवल में आपको एवरेज बताना है। गिवन इंटरवल मान लेते हैं x इक्वल टू a से x इक्वल टू b। मैंने आपसे कह दिया कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसका एवरेज बताओ x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक। तो इसके एवरेज की डेफिनेशन ही यही है, एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज। जो डेफिनेशन आप जानते हो ना, एक्चुअली में वही है कि पहले पूरा सम अपॉन नंबर्स। तो ऊपर पूरा सम आता है, मतलब ऊपर लिखते हैं इंटीग्रेशन y dx, कहां से कहां तक, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b। देखो मैंने y को dx से मल्टीप्लाई किया, वहां भी ऐसा ही करते थे, है ना। जब अपन एवरेज निकालना सीखते थे, तो मान लो जैसे मैंने आपसे ये कह दिया कि क्लास में मान लो 20 बच्चे हैं, 2 की हाइट ऐसा कुछ 150 सेंटीमीटर है, 4 की हाइट इतनी सेंटीमीटर है, ऐसे। तो वहां भी आप क्या करते थे कि हाइट इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस हाइट 2 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस हाइट 3 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ भी वही करेंगे, तो ऊपर y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स करके उसका सम किया, इंटीग्रेशन मतलब समेशन, ऐड करना, अपॉन नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नीचे dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx, बस कहां से कहां तक, a से b तक। तो ऊपर बन गया अपना ये इंटीग्रेशन y dx, कहां से कहां तक, a से b तक। नीचे वाला ये dx का इंटीग्रेशन हमेशा x होगा, तो ये सिर्फ b माइनस a बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, और अगर मैं लिमिट रख दूं तो वो बचेगा b माइनस a। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछूं फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या पूछूं, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ y is equal to sin x from x equal to 0 to x equal to pi। 0 से पाई तक मैं आपसे पूछूं, मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल जो बनाया था मैंने पीछे वाला, फर्स्ट हाफ साइकिल 0 से पाई तक, मैं आपसे पूछूं साइन एक्स की एवरेज वैल्यू क्या होती है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये होता है एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, अपॉन इंटीग्रेशन dx, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। अच्छा, ये भी सोच लो कि बार बार इंटीग्रेशन dx नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली चीज अपन ने पीछे ही कैलकुलेट करी है, साइन एक्स dx 0 से पाई तक कितना होता है 2, और नीचे पाई माइनस 0 तो पाई, तो आंसर आ गया 2 अपॉन पाई। आंसर कितना आ गया, 2 अपॉन पाई। तो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अ साइन फंक्शन फ्रॉम 0 टू पाई। तो 0 से पाई तक साइन थीटा का एवरेज जो होता है, साइन का जो एवरेज होता है वो कितना आता है, 2 अपॉन। ये भी कहां से आता है, ये अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से। लिख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बस जानना है अपने को अभी ये। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन कैलकुलस पे बेस्ड, जो काइनेमेटिक्स में यूज करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे उसका एक तरह से हिंट टाइप का दे दूंगा और फिर आपको सॉल्व करना है। देखो जैसे दिया हुआ है
position of a particle on x-axis is given by x equal to 2t square minus 3t plus 4 where t is time. पीछे भी क्वेश्चन किया था where t is time, मतलब आपने को किसी भी टाइम पे x एक्सिस पे पार्टिकल का पोजीशन पता है, पोजीशन का फंक्शन पता है, x equal to 2t square minus 3t plus 4. This is the position time function of the particle. Position time function का मतलब relation between position of the particle at any n time. मतलब आपको ये पता है किसी भी टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन क्या थी. तो पहला क्वेश्चन, if velocity is defined as, अगर मान लो velocity को define करते हैं किसी भी instant पे, velocity मतलब instant पे किसी पे velocity, v is equal to dx upon dt. अगर मैं कहता हूं कि velocity जो है वो x का डेरिवेटिव होता है टाइम के साथ, तो दो क्वेश्चन पूछे हैं. पहला, फाइंड फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, फाइंड फंक्शन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम. और सेकेंड क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड. ये एक क्वेश्चन हुआ. चलो यही सॉल्व करो जरा सब लोग. सबने ही सही बता दिया. तो बिल्कुल मैंने सबको सामने लिख ही रखा और आप समझदार हो, आपको डिफरेंशिएट करना भी आता है. तो आपने कहा कि सर वेलोसिटी को आपने डिफाइन कर दिया कि वेलोसिटी dx by dt होती है. तो x का फंक्शन पता है तो उसको t के टर्म में डिफरेंशिएट कर देंगे. तो कितना आया 4t minus 3. दिस इज वेलोसिटी टाइम फंक्शन. ये ए पार्ट का आंसर हो गया. ये क्या है, फंक्शन है कि किसी t टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी. और दूसरा क्या पूछा है, वेलोसिटी बताना है t इक्वल टू 1 पे. तो क्या करेंगे, इस फंक्शन में t की वैल्यू 1 रख देंगे. तो इसको ऐसे लिखते हैं v1. v1 मतलब आप इसको ऐसे लिख देते हैं vt. vt मतलब वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. और v1 तो कितना आ गया 4 इंटू 1 माइनस 3, कितना आ गया 1 मीटर. ठीक है, ये आ गया अपना पहले क्वेश्चन का आंसर. वैसे क्वेश्चन भी आपको दिए हो सकते हैं जिसमें आपको कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो और उसकी हेल्प से आपको ये बताना हो. ठीक है, गुड. ज्यादातर लोगों ने सही बताया. एक क्वेश्चन और दे रहा हूं. If acceleration of a particle varies with time as a equal to 2t minus 3 and acceleration is equal to dv upon dt. ये दिया हुआ है. Acceleration क्या दिया हुआ है, dv upon dt. If acceleration of a particle varies with time as a equal to 2t minus 3, तो ये acceleration time का फंक्शन है और ये acceleration की डेफिनेशन है. Acceleration is equal to dv upon dt. Find velocity of particle as a function of time. ये मैं बताऊंगा है ना. As a function of time if particle
starts from rest at t equal to 0, है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन a इज इक्वल टू 2t माइनस 3, और फिर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, तो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो हमें पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम फंक्शन बताना है। अगर हमें ये पता है कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे कितनी वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है, जीरो वेलोसिटी, क्योंकि रेस्ट मतलब होता है जीरो वेलोसिटी। देखो ध्यान से देखना है, पहली बार सिखा रहा हूं तो तुम्हें हो सकता है ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt दिया हुआ है, तो यहां से dv को क्या लिख सकते हैं, adt। क्या लिख सकते हैं, adt। तो ये dv है। अगर मुझे v चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट, क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट। भाई dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v मिलेगा, और मुझे वही चाहिए वेलोसिटी का फंक्शन टाइम के साथ। तो अपन इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन adt। ठीक, अब सोचो v की लिमिट कहां से कहां तक, ये क्या है dv, ये क्या है dt वाला, वैल्यूज रख दो एक बार। ये बच गया इंटीग्रेशन dv, ये बच गया a का फंक्शन कितना है 2t माइनस 3 इंटू dt। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो ध्यान से देखो मैं लिमिट्स रख रहा हूँ। t इक्वल टू 0, टाइम 0 से इनिशियल वैल्यू टाइम की 0। जब टाइम 0 था तो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी, मतलब जब t इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 थी। और पूछा क्या गया है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब किसी जनरल टाइम t पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। ये रखी मैंने लिमिट्स, ध्यान से समझिए। पहले मैंने ये डिफाइन किया कि a इक्वल टू dv अपॉन dt होता है, पता है मुझे। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक्सेलरेशन t का फंक्शन लिखा हुआ है, तो उसके साथ मुझे dt चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये आ गया dv इज इक्वल टू a dt। इसको मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट किया, तो ये dv इंटीग्रेट होके v बनेगा, और ये dt इंटीग्रेट होके कुछ बनेगा। ठीक है, ये रखी मैंने लिमिट्स। लिमिट कैसे रखी, तो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी कि t इक्वल टू 0 पे लोअर लिमिट इनिशियल वैल्यू, वेलोसिटी कितनी थी 0 इनिशियल वेलोसिटी। पूछा क्या है, किसी जनरल टाइम t पे फाइनल वैल्यू वेलोसिटी कितनी होगी v, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन dv का इंटीग्रेशन v होता है, तो v हुआ, लिमिट रखेंगे v की लिमिट 0 से v तक इक्वल टू, इधर का इंटीग्रेशन बनेगा 2t माइनस 3 का इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस 3t, है ना, 0 से t तक। ये बन गया v माइनस 0 मतलब v, और वो बन गया t स्क्वायर माइनस 3t। दिस इज वेलोसिटी टाइम फंक्शन, है ना। तो एक्सेलरेशन टाइम फंक्शन पता था, तो इसको इंटीग्रेट करके अपन वेलोसिटी टाइम फंक्शन भी बता सकते हैं। ये ऐसे ही मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है कि ऐसे क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स में आएंगे, वहां मैं डिटेल में वापस सिखाऊंगा, चिंता बिल्कुल मत करना। अभी बस इसको यहाँ पे लिख लो, मैंने बस आपको बताया कि कैलकुलेशन कैसे यूज करेंगे काइनेमेटिक्स। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं फिनिश होता है, लिख लीजिए।